चलिए दोस्तों, संविधान का आगे क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले इसकी पिछली क्लास में मैं केंद्र राज्य संबंध की क्लास ले रहा था। ठीक है, तो उसी के मैटर पर मैं आज आपको एक दो प्रमुख कमीशन के बारे में बताने वाला हूँ, एक दो प्रमुख आयोग के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए हम केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, किसके बारे में? तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में। जब कभी भी आपके सामने ये प्रश्न आता है कि एक तरफ केंद्र आता है और दूसरी तरफ स्टेट या राज्य आ जाता है, तो याद रखना केंद्र राज्य संबंधों के लिए कम से कम दो कमीशन का नाम आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे कमीशन हैं, लेकिन फिर भी दो कमीशन के बारे में आपको जानना है। एक जो नाम है, ठीक है, एक जो नाम है, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 बनाता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 2 बनाता हूँ। एक नाम को कहते हैं सरकारिया आयोग। क्या कहते हैं? तो सरकारिया आयोग। ठीक है, सरकारिया कमीशन या सरकारिया आयोग। दूसरा है वो है पुंछी आयोग। क्या है? पुंछी आयोग। और एक है सरकारिया आयोग। ठीक है, तो आपको ये दो कमीशन का नाम याद रखना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों के बीच में इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, जो सुझाव आगे प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम इस केंद्र राज्य संबंधों का जब क्वेश्चन को हम जो डील करते हैं, तो सबसे पहले हम सरकारिया आयोग को लेते हैं। जब आप केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हो तो कभी भी ये सरकारिया आयोग को नकारा नहीं जा सकता। इससे प्रश्न आएगा ही आएगा और ये चीज़ आपके नॉलेज में होना ही चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सरकारिया आयोग के बारे में। सरकारिया कमीशन या सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, देखिए सरकारिया आयोग कब आया, कब सिफारिश रखा और क्या क्या प्रमुख इसमें बातें थी, वो सारी बातों को यहाँ पे आप समझना और समझने की कोशिश करना, समझने का प्रयास करना। ठीक, सरकारिया आयोग के बारे में देखिए, सबसे पहले इस आयोग का गठन कब हुआ, इस बात को भी याद रखना। तो 1983 ये डेट आपको दिमाग में रखना है। 1983 ईस्वी में क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश, ठीक है, याद रखना ये कौन थे, तो 1983 में ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। रिटायर्ड न्यायाधीश बोलो या जज बोलो, ठीक है, तो रिटायर्ड जज थे, जिसका क्या नाम था, तो इनका नाम क्या था, नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कई बार सरकारिया लिख देता है, कई जगह RS सरकारिया लिख देता है, कई जगह AR सरकारिया लिखा जाता है। तो इसका नाम है RS सरकारिया। ये तो इनको एक जिम्मेदारी दी गई, इनको इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, एक बात आया कि कैसे हम केंद्र और राज्य सरकार के बीच के संबंधों का क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, कैसे हम इस संबंध पर कुछ अपने सुझाव दे सकते हैं। तो इनका जो सरकारिया, इनका क्या कार्य था, तो इनका काम था कि ये केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों पे काम कर रहे थे। संबंधों को कैसे सुधारें और कैसे वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को कम करें, तो संबंधों को मजबूत करने पर ये काम कर रहे थे ना, संबंधों को सुधार पर काम कर रहे थे। और बहुत सारी इन्होंने क्या किया, इस मैटर पे सिफारिश भी दिया था, लगभग 247 सिफारिशेस। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इसमें हुआ क्या, इसमें सरकारिया आयोग का गठन हुआ। कब गठन हुआ, तो 1983 में गठन हुआ एक कमीशन, जिसमें दो अन्य सदस्य थे। एक इनकी अध्यक्षता में हुआ RS सरकारिया, और तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसे फुल फॉर्म इसका थोड़ा गूगल करो और बताओ कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां आपको भी उठाना पड़ेगा। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो फिर मुश्किल है। मैं जानबूझ के कुछ चीज़ों को आपको होमवर्क देता हूं, लेकिन आप लोग इतने गैर जिम्मेदार हो कि रिप्लाई भी नहीं करते। 1-2-4 स्टूडेंट है, लकेश्वरी है और 2-4 बच्चे हैं, उन लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते, जिसका नुकसान उनको खुद होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक अध्यक्ष था
RS सरकारिया और 2 अन्य मेंबर इसमें जुड़े थे, जो उनकी समीक्षात्मक टीम पे थे कि कैसे केंद्र राज्य के क्या करें, संबंधों को मजबूत करें और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें। इस पर विचार हो रहा था। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर हैं? 3 सदस्य हैं। 3 सदस्यों का आयोग बन रहा है। इसमें 2 सदस्य थे, एक का नाम था वी शिवरामन और दूसरे का नाम था SR सेन। ठीक है, ये उल्टा कर देना। तो इसमें 2 मेंबर और थे, एक मेंबर थे शिवरामन, ठीक है, SV शिवरामन, और दूसरा है SR सेन। SR सेन। तो ये टोटल कितने मेंबर हो गए? 3 मेंबर थे। ये 2 सहयोगी थे। ये इस आयोग में 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरकारिया साहब कर रहे थे। ठीक है, ये मेंबर थे। आयोग से कहा गया कि वह क्या करे, केंद्र और राज्य सरकार के बीच जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो सारे सिस्टम है केंद्र और राज्यों से होके डील होता है, केंद्र और राज्यों से होके गुजरता है, तो उन सभी व्यवस्थाओं को और कार्य पद्धतियों का क्या करे, परीक्षण करे। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी कार्य पद्धति है, उसके परीक्षण करने की बात आई थी। तो क्या जिम्मेदारी दिया गया? आयोग से सरकार ने क्या कहा? ठीक है, इस प्रश्न को समझो। जो आयोग बना, तो आयोग से क्या कहा सरकार ने? क्या कहा? या से आयोग से कहा गया, तो क्या कहा गया? आयोग से कहा गया, तो बताओ क्या कहा गया? उसे बोला गया कि आप क्या करो, केंद्र वर्सेस, ठीक है, राज्य, केंद्र व राज्यों के मध्य में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं पर, सभी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं पर काम करो कि जितनी भी क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उन दोनों के बीच में और उस काम होती है, उसके उस पर सभी व्यवस्थाओं पर और सारे वर्किंग सिस्टम पर या कार्य पद्धतियों पर काम करने कहा, काम करने कहा। ठीक है, उसका अध्ययन करने कहा। क्या कहा? उसका अध्ययन करने कहा। और उसका क्या कहा? उसका परीक्षण करने कहा। क्या कहा बेटा? बोला केंद्र सरकार ने कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी कार्य पद्धति हैं, उस पर क्या करें, ये आयोग काम करे और उस पर उसका परीक्षण करे, उसका अध्ययन करे। ठीक है, उसका परीक्षण करे और उसका क्या करे, अध्ययन करे। तो आयोग ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के संबंधों पे सुधार के लिए क्या किया, सिफारिशें तैयार किया। क्या किया बेटा? सिफारिशें तैयार किया सरकार के मध्य। कहाँ पे? तो सरकार को कहा कि आप क्या करो, 247 जो हम सिफारिश तैयार कर रहे हैं उस पे ध्यान दो। टोटल कितने सिफारिश प्रस्तुत हुआ? 247 सिफारिशों को सरकार के समक्ष रख दिया। किसके समक्ष रखा? सरकार के समक्ष रख दिया, केंद्र सरकार के समक्ष रख दिया। और इन्होंने कहा कि 247 हम सिफारिश यहाँ पे रखे हैं। समझ रहे हो? और सरकार ने क्या किया, 247 सिफारिशों को अध्ययन किया और उसने ऑर्डर दिया विभिन्न विभागों को कि उसने कहा कि ये जितनी भी सिफारिशें हैं उसमें क्या करे, जो कार्य व्यवस्था जो देखती है, कार्य प्रणालियों को समझती है, जो नियमावली को बनाती है, वो इस पे क्या करे, कार्य करे और जितनी जल्दी हो सके उन मूल तथ्यों पे क्या करे, परिवर्तन करे। क्या करे? परिवर्तन करे, जो 247 सिफारिशें दी गई थी। इट इज क्लियर? परिवर्तन करे,
और प्राथमिक जो सिफारिशें हैं, ठीक है, वो उसको लागू करे। क्या कहा गया कि 247 में से कुछ प्राथमिक सिफारिशें थी, उन प्राथमिक सिफारिशों को, प्राथमिक सुझावों को क्या किया, लागू करने पे सरकार ने बल दिया। क्या किया? सरकार ने बल दिया। क्लियर हो रहा है ना? उचित परिवर्तन व कार्य पद्धतियों का परीक्षण कहा कि आप करो, और उस 247 सिफारिश में जो प्राथमिक है उस पे आप उसे लागू करो। अब देखिए, अगला बिंदु कहता है कि 1983 में सिफारिश के लिए कमेटी बनी। क्या हुआ? 1983 में सिफारिश के लिए एक कमेटी बनी। सरकार ने उसे कहा था कि आप क्या करो, एक वर्ष के अंदर में आप क्या करो, इसके लिए प्रारूप तैयार करो। क्या करो? प्रारूप तैयार करो। कहाँ होगा भैया? 247 सिफारिश है, एक साल में इतना सारा सिफारिश कैसे बनेगा? इतने सारा कार्य पद्धति का अध्ययन करना है ना, उचित परिवर्तन करना है, प्रमाणिक सिफारिश लाना है। अब देखना, इसका कार्यकाल अब एक साल के लिए बोला गया, लेकिन 8वें नंबर बिंदु को ध्यान से समझना कि एक वर्ष के स्थान पे एक वर्ष में नहीं हो पाया, इसका कार्यकाल कितना बढ़ गया? 4 साल, लगातार 4 बार बढ़ाया गया। कितनी बार बढ़ाया? 4 साल, लगातार 4 बार बढ़ाया गया। और 83 के बाद में 84, 85, 86, 87, 1987 का समय आ गया। एक वर्ष का समय दिया गया था, लेकिन उसको कितने बार बढ़ाया? 4 बार बढ़ाया गया। अब बोला यार इतना सारा अमेंडमेंट हो रहा है, इतना सारा चल रहा है यार, तो भैया 247 भी था। बोले यार अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत करोगे? फटकार लगाया गवर्नमेंट ने, सिफारिश को पूछा अंतिम सिफारिश कब दोगे? तो अगला बिंदु को समझो, उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1987 को फिर अंतिम रूप से क्या हुआ, रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। कब की बात है? तो अक्टूबर 1987 को रिपोर्ट को अंतिम रूप से सरकार के समक्ष पेश कर दिया, सारा चीज़ को चेंज करके, सुधार करके, प्रमाणिक संशोधन करके, और उसे जारी कर दिया गया। कब जारी किया? उसको आधिकारिक तौर पे जो सिफारिशें थी, गवर्नमेंट को भी रिव्यू करने में समय लग गया। और 10वां बिंदु को देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक 1 जनवरी की बात बता रहा हूँ, जनवरी 1988 से फिर सारे नियम कायदे को क्या किया, जारी कर दिया गया। कब? कहाँ? 83 से चालू हुआ था, 88 भग गया। इतनी बड़ी केंद्र राज्य संबंधों का सुधार करने का इनका श्रेय जाता है ना। तो सरकारिया आयोग से एक क्वेश्चन आता है, कम से कम एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं तो कई बार तो 2 क्वेश्चन देखा हूं मैं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, जितना बताएं उतना ही पढ़ लो। 100% केंद्र राज्य संबंध का क्वेश्चन बनेगा। ये किसके मध्य? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच में एक सरकारी आयोग, अगला अपन देखेंगे पुंछी आयोग। लेकिन पहले पूरा 83 में बैठा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज था, नाम क्या था? RS सरकारिया। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म तुम कमेंट करके बताओ नीचे, या मेरे नंबर पर 9575204321। अगर तुमको मेरा पढ़ाना, मेरा एफर्ट, मेरा मेहनत पसंद आता है, वहाँ पर जा करके तुम क्या करो, सीधा मैसेज करो, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच में संबंधों को सुधार करने के लिए 2 अन्य सदस्य थे, शिवरामन और SR सेन। 1983 में गठन हुआ, 3 मेंबरों की समिति थी। केंद्र और राज्यों के मध्य सभी व्यवस्थाओं पर सुधार करने के लिए कहा, कार्य पद्धति पर काम करने के लिए कहा, अध्ययन करने कहा, परीक्षण करने कहा, सिफारिश को तैयार करने कहा। सरकार के सामने सिफारिश तैयार करके 247 यहाँ पे सिफारिशों को रखा गया सरकार के समक्ष। कार्य में परिवर्तन करने कहा, 247 को लागू करना है तो उसको बोला कि एक बार अंतिम रिव्यू करो और जो प्राथमिक सुझाव है उसे लागू कर दो।
और 1983 में गठन हुआ था और 1 वर्ष के अंदर में प्रारूप तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन काम बड़ा था, पूरे राज्यों को लेके चलना था, तो 1 साल की जगह 4 साल लगा। 4 बार इसके काम को 1-1 साल बढ़ाया गया, 1 साल की 1 वर्षीय कमेटी को, और अक्टूबर 1987 में अंतिम रूप से रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और जनवरी 1988 में इसे जारी कर दिया गया सारी सिफारिशों को। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने सरकारी आयोग के लिए बताया है, अगर तुम पढ़ लिए तो प्री में भी तुम गंगा नहा लोगे, मेंस में भी अगर क्वेश्चन आए तो गंगा नहा लोगे, काफ़ी है, और इससे कोई क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, मेरे को पूरा भरोसा है ना। ये शिवरामन का पूरा नाम था वी शिवरामन, ठीक है, याद रखना। क्या नाम था उनका? वी शिवरामन, वी शिवरामन। तो चलिए इसको अच्छे से कीजिए, फिर मैं पूंछी आयोग को कराता हूँ, ठीक है। चलिए आगे आप लोगों को बताता हूँ मैं। सरकारी आयोग हो गया। अब आपको एक कमीशन के बारे में बताता हूँ जिसे आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने जैसे सरकारी आयोग को पढ़ा था, 83 में गठित हुआ, 88 भाग गया जाते जाते, और केंद्र तथा राज्यों के बीच में संबंधों को सुधार करना था, ठीक है। अब ये आयोग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इस आयोग को कहा जाता है पूंछी आयोग। क्या कहा जाता है? पूंछी आयोग। देखिए, इस पूंछी कमीशन के बारे में समझिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से सरकारी आयोग का गठन किया गया था, तो उस समय राजनैतिक पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। तो एक तो पूंछी आयोग की हमको ज़रूरत पड़ी, है ना। हमने देखा समय के साथ साथ हो रहा था बदलाव, तो इसका कारण अगर बोला जाए तो बताना कि राजनैतिक परिवर्तन देखने को मिले थे। तो राजनैतिक परिवर्तन होने के कारण स्थितियां बदल चुकी थी, राजनैतिक स्थितियां बदल चुकी थी, और इसीलिए राजनैतिक स्थिति चेंज हो रहा था, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, इसीलिए सामाजिक परिवर्तन भी होने लगा था, ठीक है। सामाजिक प्लस वैचारिक परिवर्तन हो रहे थे, और ऐसे स्थिति में सरकार को लगा कि आने वाला समय में हमको कुछ चीज़ों पे क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सरकारिया कमीशन ने बनाया था, SR सरकारिया, तो इनके कुछ सिफारिशों पे बोला गया कि भाई उसको क्या करो, उस पर संशोधन कर दो। क्या करो? उस पर संशोधन करने के लिए कहा गया। तो एक इस संशोधन के सुझाव पे एक आयोग का गठन हुआ, ठीक है। एक आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ, और ये जो आयोग गठन हुआ इसी को ही पूंछी आयोग कहते हैं। और अप्रैल 2007 की बात है, इस आयोग का गठन कर दिया गया। और जब इस आयोग का गठन किया तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, इसके अध्यक्ष थे MM पूंछी। कौन थे? MM पूंछी, ठीक है। अब देखिए, इस बात को समझिए कि राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण सामाजिक व वैचारिक चेंजेस हो रहे थे। कहाँ 83 की बात, कहाँ 2007 की बात, ठीक है। लगभग 26-27 के वर्ष के बाद के ये स्थिति में ऐसा चेंजेस हमको देखने को मतलब हो रहा है 25-26 साल में, तो सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो SR सरकारिया के सिफारिशों पर संशोधन करने के लिए सरकार ने कहा। तो एक आयोग का गठन हुआ अप्रैल 2007 में, और इसके अध्यक्ष बनाया गया MM पूंछी को। क्लियर? आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। अब जब MM पूंछी को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरे अकेले के बस की बात में नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आयोग है, इतना बड़ा केंद्र तथा राज्य का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ सदस्यों की, कुछ मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए कुछ मेंबर भी आए। तो सबसे पहले देखिए, अध्यक्ष मैंने आपको कौन सा बताया?
एम पुंछी। एम पुंछी का नाम क्या था? तो इनका नाम था मदन मोहन पुंछी। क्या था? मदन मोहन पुंछी। ये कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ में जो दूसरे लोग थे, जो अन्य मेंबर थे, वो कितने लोग थे? अन्य मेंबर बोलो, अन्य सदस्य बोलो, जो आपको कहना है आप वो बोलो, ठीक है। तो अन्य मेंबर कौन थे इनके साथ में? तो उनके बारे में भी आप यहाँ पे जान लो कि अन्य मेंबर और कौन कौन थे जो इनके साथ थे। हालांकि क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ, तो मदन मोहन पुंछी कौन थे? तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे जो रिटायर थे, भूतपूर्व जज थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोष्टक में बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज, ठीक है, भूतपूर्व न्यायाधीश थे, जज थे ये, ठीक है। अब इनके साथ साथ में इस आयोग के 4 और दूसरे मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे इसमें। और उन 4 मेंबर में जो पहले मेंबर थे उनका नाम बता देता हूँ, शायद कभी काम आ जाए। तो उनका नाम था धीरेन्द्र सिंह, ठीक है, एक मेंबर। दूसरा थे विनोद कुमार, धीरेन्द्र और विनोद। फिर उसके बाद में थे माधव मेनन, ठीक है। और चौथा थे अमरेश बागची। अब यहाँ पे एक ठो चेंजेस आएगा, ध्यान को समझना। सबसे पहले आप धीरेन्द्र का नाम याद रख लो, ठीक है। बागची की घटना ऐसी होती है, उसका डेथ हो जाता है, तो मैं उसमें भी जाऊंगा, तो उसमें बाद में अपन जाएंगे। तो धीरेन्द्र सिंह हो गया पहला। दूसरा है विनोद कुमार। तीसरा है माधव मेनन, ठीक है। और चौथा कौन है? देखिए, जो माधव मेनन है ना, उसका पूरा नाम तो अगर पूछेगा तो NR माधव मेनन लेना, लेकिन NR माधव मेनन याद नहीं करोगे, खाली माधव मेनन लिखोगे तो भी चल जाएगा। और अगला जो है, अगला है वो है अमरेश बागची। कौन थे भाई? और ये नाम इम्पोर्टेंट क्यों है, अमरेश बागची? ठीक, देखिए होता क्या है, ये आयोग 2007 को गठन हो गया था अप्रैल के समय पे, ठीक। अप्रैल 2007 के बाद में एक टाइम आता है, एक पीरियड आता है, 2008 में एक घटना होता है, मालूम है? 2008 में फरवरी का माह चलते रहता है, इसमें बागची साहब का देहांत हो जाता है। कब की बात है? ये फरवरी की बात है, फरवरी 2008। बागची साहब का, बागची जो मेंबर थे इसमें, उनका हो जाता है निधन। इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई, क्योंकि आए तो छूटे मत। अब उनका निधन हो गया। अब उनका जैसे निधन होता है ना, तो एक दूसरे सदस्य की हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो जो दूसरा सदस्य होता है, उसी को अगला सदस्य के रूप में कुछ माह बाद उसको क्या करता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। फरवरी में ये घटना होता है, निधन होता है। और अगले बिंदु में आपको बता रहा हूँ, ये इसी 2008 में अक्टूबर का माह चलता है, काम पूरा ठप हो जाता है मेंबर के देहांत होने के बाद। तो उसके जगह में एक नाम आता है विजय शंकर। क्या आता है? विजय शंकर। विजय शंकर इनको क्या करते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त, सदस्य के रूप में बागची की जगह पे इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है, उनको नियुक्त कर देते हैं। अब नियुक्त करने के बाद में वो फिर कार्यप्रणाली फिर से चालू हो जाती है, जो जिम्मेदारी इनको दिया गया था। इस आयोग का गठन क्यों हुआ था? तो इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि जो 2 दशक पहले सरकारी आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद में परिदृश्य पूरा बदल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो कि जो 2 दशक पहले, 2 दशक पूर्व जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी या परिदृश्य थी, परिदृश्य में हुआ क्या कि उसमें परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? राजनैतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। इस कारण से इनको कहा गया कि इस आयोग का क्या करो, गठन कर दो। और जहाँ पे लगता है
जहाँ पे लगता है राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण मतलब काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे, तो जहाँ पे लगता है कि ऐसा परिस्थिति बनाओ कि केंद्र राज्य का जो संबंध है ना वो सुधर सके। ठीक है, तो इसीलिए इस आयोग का ज़रूरत पड़ा। तो इतना जितना मैं बताया हूँ याद रखना। फिर इसमें क्या किया गया कि पूर्व के जितने सिफारिश थे, पूर्व के सिफारिशों में परिवर्तन किए गए, परिवर्तन हुए। ठीक है, तो ये पूरा कहानी आप याद रखना, और जहाँ जहाँ कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंस था उस सभी जगह पे कहना चाहिए कि नए सिफारिशों को फिर से लागू किया गया। नए सिफारिशों को लागू किया गया। बस, तो इसमें कब गठन हुआ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुंछी आयोग में क्यों हुआ, तो राजनीतिक परिवर्तन हो गया, सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन हुआ, सुधार किया गया, ऐसा ऐसा सब चीज़ को देख लेना। कब गठन हुआ तो ये देख लेना, अप्रैल 2007 को इस आयोग को गठन, ये क्वेश्चन पूछेगा। अध्यक्ष कौन थे, तो MM पुंछी थे। पूरा नाम क्या था, तो मदन मोहन पुंछी था। ठीक है, ये नाम आप याद रख लेना। फिर सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज थे। अन्य मेंबर कितने मेंबर थे, तो अन्य इसमें कितने टोटल मेंबर बताया मैं आपको, इसमें कुल 4 मेंबर थे, उनको भी बताया। धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, माधव मेनन और अमरीश बागची। फिर 2008 में फरवरी के माह पे इनका बागची साहब का क्या होता है, निधन हो जाता है। फिर 2008 में फरवरी के बाद में 8 महीने तक काम पूरा ठप था। फिर अक्टूबर में फिर क्या होता है, एक नए मेंबर आते हैं जिसका नाम था विजय शंकर, जो बागची के, अमरीश बागची जी के जगह को लेते हैं। और उसके बाद में फिर 2 दशक पूर्व जो भी राजनीतिक परिदृश्य था वो सब जो बदल चुका था वो सब में सुधार करते हैं। तो नए सिफारिशों को फिर लागू किया जाता है, और यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध जो है बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा था। तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे अगली क्लास में चीज़ें बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, नीति आयोग क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, वित्त आयोग क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ों को बताऊँगा। क्या क्या संवैधानिक ढांचाएँ हैं और क्या क्या वित्त आयोग का गठन कब हुआ गया था। ठीक है, अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुके हैं, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा और सारे मैटर पे मैं चर्चा करूँगा। अगर आपके आसपास के लोग या आप या आपके भाई बहन या आपका जो भी रिलेटिव हैं या कोई भी फ्रेंड फैमिली है जो घर बैठे बिना किसी हॉस्टल के खर्चा, बिना किसी मेस के खर्चा में फंसने के बजाय ऑनलाइन क्लासेस अगर लेना चाहता है, तो एक पर्सनल एप्लीकेशन जो कि मैंने लिंक में दे दिया है, वहाँ आप उसको डाउनलोड करो। वहाँ से आप अपने पसंद का CGPSC प्लस CG व्यापम का कंबाइन कोर्स आपको एक ही फीस में CGPSC, CG व्यापम, हॉस्टल वार्डन सबके कोर्स आपको मिलेंगे। फीस कितना है, तो सिर्फ 7,500 रुपये है 12 महीने के लिए। ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए क्वालिटी एजुकेशन है, सारे कंटेंट्स एकदम फुल क्वालिटी कंटेंट्स हैं, सारे NCERT के डाटा है, फुल एकदम 100% मेहनत किया गया है। आप डेमो ग्रुप में इसी क्लास को ले लो, या विभिन्न सारे और भी हमने फ्री क्लासेस यूट्यूब में डाले हैं, आप वहाँ से देख लो। तो उस एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करके स्टोर के ऑप्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ से अपने पसंद का कोर्स आपको परचेस करना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप क्या करें, हमारे माधव पहल एकेडमी के टीम के नंबर पे आप मैसेज कर दें, सारा जानकारी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। नंबर है 957520 ठीक है, आई रिपीट इट 9575204321। तो आप क्या करें, माधव पहल एकेडमी का आप तुरंत प्ले स्टोर में जाएं और वहां से आप सर्च कर लें। ठीक है, उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जितनी हो सके शिद्दत से पढ़ें, जितनी ज़्यादा हो सके शिद्दत से पढ़ें, जान लगा करके पढ़ दें। और आपको सारा चीज़ आपको आपके कोर्स में मिलेगी। और हम जो पढ़ाएंगे उसके अलावा कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे, आपको केवल वही पढ़ना है कि जो हम पढ़ाएंगे वही आपको दिमाग में रखना है। एक्स्ट्रा में मेहनत नहीं करना है, और एक्स्ट्रा मेहनत करोगे भी तो थोड़ा सा आपका एनर्जी लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। आप ये वाला जो लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये लोगो जो है कृष्ण भगवान वाला, ये देखो आपको दिख जाएगा। ऐसा माधव पहल एकेडमी का ये लोगो, जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे तब आपको ये वाली लोगो मिल जाएगी और आप अपने पसंद से सारे कोर्स वहाँ परचेस कर सकते हो। यहाँ पे भगवान कृष्ण, यहाँ पे बांके बिहारी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है,
देख लीजिए, ऊपर में भगवान कृष्ण है और यहाँ पे माधवपाल एकेडमी लिखा है, नीचे दीपक जल रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे तो समझ जाएंगे दीपक मतलब आपके दीपक सर अरे भगवान कृष्ण। तो ये आप लोगो देख के समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, ब्रांड लोगो है, ये हमारे ब्रांड लोगो है हमारे कोचिंग का। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखना, प्रयत्नशील मानव सुख पाता है। जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, वो हमेशा सुख पाता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करते रहें, हाँ ना। प्रयत्नतम सुख मेधते, अर्थात प्रयत्नशील व्यक्ति जो होता है हमेशा सुख पाता है। परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन आपकी सफलता आपके कदमों पे होगी और आप अपने सारे खुशियों को, आप अपने लाइफ के डिज़ायर्स को जी पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक सही एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सही कंटेंट दे सके कम फीस पे। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। अगर ऐसा रहता तो हम भी 25,000 30,000 दूसरे कोचिंग की तरफ रखते। हम यहाँ पे CGPSC प्लस CGWPM प्लस हॉस्टल वार्डन का फीस इतना कम इसलिए रखे हैं, मात्र 7,500 7,499 रुपये, क्योंकि सभी पढ़ सके। एजुकेशन में हम 3 कोर्स दे रहे हैं पूरे 12 महीने का, वो भी पर्सनल एप्लीकेशन, डिजिटल बोर्ड से पढ़ना है। सारे कंटेंट्स ऑथेंटिक और NCERT के डेटा से होंगे। तो आप इस लोगों को वहाँ से डाउनलोड करें और आप अपना वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन ना खुद बेईमानी करें, ना घर के किसी को बेईमानी करने दे। जय हिंद।